हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे 70 बीपीएससी इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए कुछ क्यूरी आई है हम लोगों के पास। कुछ बच्चों के द्वारा कल का जो वीडियो बनाया गया था कटअप को लेकर, उससे संबंधित कुछ क्यूरी थी जिसमें कुछ बातें निकल कर आई। तो मुझे लगा कि इस पर जो छुट्टियां आरंभ हो रही उससे पहले आप लोगों को यह वीडियो कुछ एडवाइस के तौर पर दे दिया जाए ताकि उस पर आप काम कर सके, और जब छुट्टी से सभी लोग वापस आए तो पूरा हम लोग क्या करेंगे, उसमें बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 क्यूरी क्या है जो जनरल हम लोग बात किए, जिसके बाद ये उभर कर आया था। तो पहला था कि साक्षात्कार के लिए जो इंटरव्यू के को बेहतर कैसे बनाया जाए, वो कौन सा काम किया जाए या वो कौन सी रणनीति अपनाए जिसके माध्यम से मेरा जो आउटपुट है ना इंटरव्यू के दिन सबसे बेस्ट हो, हम बेहतर प्रदर्शन कर सके या बेहतर रूप से हम सामने को प्रूव कर सके जो पैनल होगा उसके सामने। तो यह किस तरीके से किया जा सकता है, तो बेहतर कैसे बनाए, तो उन सभी पक्षों को हम समझने का प्रयास करेंगे। वो पक्ष क्या हो सकते हैं, वो माध्यम क्या हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ें ये सब इजीली कर पाएंगे। क्लियर है। इसके बाद दूसरा क्यूरी था किन गलतियों से बचना है हमें इस दौरान। मान लीजिए हम जब दिसंबर में सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, तो अभी अक्टूबर लास्ट चल रहा है, तो नवंबर 1 महीना प्रॉपर हम मान के चलते हैं। 1 माह का समय आप लोग के पास है और दिसंबर आपको जितना समय मिल जाए हम उसको ऐड ऑन करते चलेंगे। फिलहाल हम मान के चलते 30 से 45 दिन आपके पास समय है। तो आप इन दिनों में कैसे अपने आप को, जो आप गलतियां कर रहे हैं अभी तक जो इंटरव्यू पैनल में नहीं दिखना चाहिए अमूमन, उन गलतियों से कैसे बचे, तो वो क्या काम किया जा सकता है जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें हम बेटर कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ बातें हैं, कुछ जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है अपने पिछले जो भी मैंने काम किया है उसके माध्यम से, या पर्सनल मेरा जो रहा है इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, उस पर हम बात कर लेंगे। समय का उपयोग कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या भी होगी कि ये जो समय है 30 से 45 मिनट का, 30 से 45 दिनों का, तो उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। इसका इस तरीके से प्रयोग हम करें कि हमारा जो इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन हम कॉन्फिडेंट होकर या पूरी आत्मविश्वास के साथ पहुंच सके उस पैनल के सामने, जहां पर मुझे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट 25 मिनट अपना सबसे बेस्ट देकर आना है। तो इस समय का उपयोग हम कैसे करेंगे, इस दौरान हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जब इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग करते हैं ना, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यह कुल मिलाकर बात क्या कर रहा है, बात यही कर रहा है कि आप अब से काम क्या करेंगे, काम क्या करना आपको है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो काम आपको कुल मिलाकर यही करना है कि अब अपने सारी क्षमता लगा दीजिए। कुछ बच्चों से आज मेरी बात हो रही थी, लंबी बात हुई, और जिसमें कुल निचोड़ यही निकला उनके बातों से। कुछ गलतियां वो पहले कर रही थी जिनको उनको थोड़ा सा पहले क्या हुआ, आभास हो गया, उन गलतियों को करने से बच गए। कुछ न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दिए, जो पहले मैंने बात कहा था न्यूज़पेपर करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले इन सारी पक्षों को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और भी मेरा एक्सपीरियंस जो है उस पर हम चर्चा कर लेंगे, और आपकी जो समस्या थी उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना बेहतर कैसे बनाए, तो सबसे पहले समझिए इंटरव्यू होता क्या है। तो इंटरव्यू यह समझ के चलिए ना, आपके सामने कुछ लोग बैठे होंगे जो सामज्ञ होंगे। सामज्ञ कहने का मतलब समान विचारधाराओं वाले होंगे, किसी विषय पर समान ज्ञान रखते होंगे। हो सकता है कुछ विशेषज्ञ भी होंगे, तो आपसे वो विशेषज्ञ जब होंगे तो उससे कुछ अलग प्रश्न आपके टॉपिक से पूछ सकते हैं। पर जनरली मान के चलिए अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो 3 लोग सामज्ञ के तौर पर रहते हैं। तो आपसे क्या जानना चाहेंगे, आपसे सामान्य बातें जानना चाहेंगे, सामान्य बातें जो आप से जुड़ा हुआ रहेगा या शासन प्रशासन से जुड़ा होगा। बेहतर शासन जब हम सर्व कर रहे हैं लोगों को, तो लोग कितने उससे लाभान्वित हो रहे हैं उसकी जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर आप बात करें, समान आपको बातचीत करके आनी है, और इसमें प्रशासनिक झलक होनी चाहिए। जब आप सामने बैठे हों तो आपके बातों से ना प्रशासनिक पद से संबंधित जो विचारधारा होते हैं लोग बच्चों में, उस प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए वो गुण आप में दिखना चाहिए उन चारों लोगों को जो बैठे हुए हैं बोर्ड में पैनल के तौर पर। तो यह अगर इस अंतर विरोध को क्या करते हैं, जितना आप कम कीजिएगा ना उतना अधिक क्या होगा, आप सफल, आपको अधिक अंक प्राप्त होंगे।
अगर आप इसको क्या करते हैं साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान आप क्या करते हैं, इसको मैनेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, एक ये सहज और क्या है, संवादात्मक संवाद करने की एक प्रक्रिया है। एक 4 लोग बैठे हैं, उसके बीच आप एक बैठे हुए अभ्यर्थी हैं, तो चारों लोग, पांचों लोग कैसे बात करेंगे, उसके भी सरल और सहज रूप से कितना बेहतर हम इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं उस 10 मिनट का, 15 मिनट का। उसमें वो व्यक्ति जो बैठा हुआ है यहाँ पर या कोई लड़की बैठी हुई है, वो कितना सहज है प्रश्नों के उत्तर देने में, कितना वो कॉन्फिडेंट होकर क्या कर रहा है, उत्तर दे रहा है सामने वाले के प्रश्नों का, यह जांच करना होता है। जिसमें ध्यान रखिएगा, किसी विभिन्न विषयों पर, मुद्दों पर, समस्याओं पर विचारों का संतुलन का आदान प्रदान कर रहा होगा। कोई भी विभिन्न विषय हो सकता है, उस पर विचारों का आदान प्रदान लोग कर रहे होंगे और सहज रूप से कर रहे होंगे। फिर मुद्दे होंगे, कुछ ज्वलंत मुद्दे होंगे, कुछ ज्वलंत समस्याएं होंगी, कुछ हमारे पुरानी समस्या होंगी जिस पर वो चर्चा पर चर्चा कर रहा होगा। तो कुल मिलाकर बात है ना कि आपका 10 से 15 मिनट क्या है, वार्तालाप सेशन है। जैसे आप 4 दोस्तों के सामने बात करते हैं ना, वैसे ही सहज प्रक्रिया अगर अपना लेते हैं कि ये 4 लोग हमारे कौन हैं, दोस्त हैं। अगर ये टेम्परामेंट बना के बैठ आप जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो आपका बहुत अच्छा अंक आएगा। नहीं तो यह समझिएगा ना, वो बहुत बड़े विशेषज्ञ, बहुत ज्ञाता होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कितनी भी ज्ञान रखे होंगे ना मेंस के पहले या जो भी आप पढ़े होंगे, उस दौरान आपका कुछ ना कुछ डैमेज कर जाएगा उस माहौल को, उस इकोसिस्टम को। तो सबसे पहले इसी पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना है। उसके बाद देखिए, इसका उद्देश्य केवल एकमात्र होता है। क्या होता है? अभ्यर्थियों की ज्ञान का परीक्षण करना नहीं होता, क्योंकि परीक्षण आपका मेंस में हो रखा है, इंटरव्यू में, इस पीटी में, प्रीलिम्स में हो रखा है। और ध्यान रखिए, केवल एक ही बात इसको जानना रहता है, व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति की क्षमता, दृष्टिकोण और व्यवहारिक योग्यता का मूल्यांकन करना होता है एक ही पक्ष के साथ। कि इसमें 4 लोग बैठे हुए, 3 लोग बैठे हुए, पैनल जिस रूप से बनेगा 4 लोगों का पैनल बनता है। तो यह जो व्यक्ति है ना, सामने जो बैठा अभ्यर्थी है, वो उसमें व्यक्तित्व कैसा है, अर्थात वो बात करते हुए किस रूप से वो पॉजिटिव नेगेटिव वाइब छोड़ता है, या इस तरीके से वो व्यक्तित्व हाव भाव बना दे रहा है प्रश्नों को देखकर। कठिन प्रश्न आ रहा है तो उसका रिएक्शन कैसा आ रहा है, या कोई प्रश्न में वो किस रूप से दृष्टिकोण अपना रख रहा है, समानता का दृष्टिकोण रखता है या नहीं रखता है, बड़े या छोटे के बीच के संतुलन को बना कर रख पा रहा है या नहीं, अमीर और गरीब के बीच के संतुलन को बना कर रख पा रहा है या नहीं। इस प्रकार का अभिव्यक्ति क्षमता, किसी प्रश्न को कितने डायमेंशनल तरीके से उसको समझ विकसित है, किसी मुद्दे जो आपको राजनीतिक मुद्दे है उस पर उसकी समझ कैसी है, प्रशासनिक मुद्दे है तो उस पर समझ कैसी है, इस प्रकार की जानकारियाँ आपसे लेना वो चाहता है। और इसका समान तौर पर हम बात करें या समान धारा के तौर पर बात करें, बस उसका एक ही मतलब होता है, आप कितना आप सहज हैं और सरल हैं, प्रश्न के उत्तर देने में कितने सहज हैं और कितने सरल तौर से है ना चीज़ों को सामने रख दे रहे हैं, और कितना अवेयरनेस आपके अंदर है किसी समस्या के समाधान ढूंढने में। इस प्रकार के अवेयरनेस को चेक करता है आपका इंटरव्यू बोर्ड पैनल आपसे, और कुछ नहीं है, ज्ञान ज़्यादा नहीं, आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहता। कोई ऐसे विषय होंगे जिस पर आप, जरूरी नहीं वो उस समय आप पढ़ के गए या आपकी समझ में सॉरी कह के सारी चीज़ें निकली जाती है, तो उस पर कोई बोर्ड मेंबर आपसे ना कोई ऐसा नहीं बोल देगा कि नहीं आप बहुत बड़ा पाप कर दी हैं। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको केवल सरल और सहज रहना है। दूसरा है, इसमें जब हम बात करते हैं, देखिए जब इंटरव्यू के दौरान विशेषज्ञ जो पैनल होंगे ना, पद की अपेक्षा अभ्यर्थियों की उपयोगिता का परीक्षण करते हैं। जो पद निकला हुआ है ना और जो आप वरीयता दिए हैं, उसके बीच में जो आप उसके समझ कितनी रखते हैं। तो क्या होता है ना कि अगर बात मैं पिछले एक्सपीरियंस की बात करूं, जहां बोर्ड मेंबर में रहा करता था, बच्चे क्या करते हैं, प्रेफरेंस जब देते हैं, पद की वरीयता देते हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है आपका 5 महत्वपूर्ण पद क्या है, तो पद के बारे में तो बता देते थे आपको, एसडीएम है, डीएसपी डीवाईएसपी है, इसी तरीके से XYZ अपना पद बता देते थे। पर कार्य जैसे ही पूछ दिया जाए छठा वाला से कार्य पूछ दिया जाए, 6 रैंक में जो पद है उनका क्या कार्य है, उनका प्रशासन में क्या भूमिका होती है, वो किस रूप से काम करते हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए दिखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना, जो वरीयता आप दे रहे हैं ना, वरीयता क्रम जो देंगे, पदों के बारे में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्या कर पाए आप, प्रशासनिक कौशल को समझा पाए कि हाँ प्रशासनिक कौशल का आकलन आपको इंटरव्यू पैनल आपसे कर पाए कि नहीं। जिस चीज़ को आप दे रहे हैं, जो पद की वरीयता, आप जरूरी नहीं 1-2 वाला ही सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे, आपको कम से कम वो सबसे
सभी पदों के बारे में समान जानकारी तो होनी ही चाहिए। इसकी आपको समझ आपको चेक किया जाता है। वहीं प्रशासनिक कौशल का अर्थ और भी तरीके से हो सकता है, जैसे जितना पद आप दे रहे हैं उसमें स्पष्टता आपकी कितनी है, किस प्रकार की स्पष्टता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता कितनी है, अभिव्यक्त कैसे कर रहे हैं, उस बोलने की क्षमता किस रूप से, कितना सहज है, इसकी आपको चेक किया जाता है। नेक्स्ट है प्रभावशाली व्यक्तित्व किस रूप से उभर कर सामने आ रहा है। अगर किसी पद के बारे में पूछ दिया गया, किसी प्रशासनिक कौशल के बारे में, प्रशासनिक समस्याओं के बारे में पूछ दिया गया, तो आप रियल टाइम पर किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, इसकी आपको जांच की जाती है पैनल के द्वारा। नेक्स्ट इसी में त्वरित और विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता कितना है। कोई आपको समस्या ऐसा दे देगा, पूछ देगा कि अभी हाल ही में बिहार में बाढ़ को लेकर समस्या ऐसी दिख रही थी, तो प्रशासन को इस रूप से, अगर उस जिले के आप एसडीएम होते तो आप क्या करते हैं, या उस जिले के उस राज्य के क्षेत्र में आपको एक प्रशासनिक पद ऐसा दिया गया है जहां पर सभी निर्णय आप ही के द्वारा लिए जाएंगे। ऐसा कोई पद दे दिया गया है जहां पर सभी डिसीजन मेकिंग आप ही होंगे, तो क्या कीजिएगा। इस प्रकार के विवेकशील क्षमता को जांच करने का प्रयास करेगा। तो क्या करना है इसके लिए कुछ नहीं करना, एक कौशल विकास डेवलप होता है, कौशल विकास कर लेना, उस तरीके से काम करना है। और लगातार जब काम करिएगा तो इस पर और भी बेहतर तरीके से क्या होगा, आप बेहतर तरीके से काम कर पाइएगा, बेहतर सहज हो पाइएगा। जितना इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बोलने और उसको सामने रखने, सामने वाले व्यक्ति के सामने रखने के लिए सहज स्थिति पैदा हो जाएगी। तो क्या करना है, इस पर काम करना है। हम लोग बात करेंगे उस पर कैसे काम होता है। फिर सहयोगी और संवेदनशील दृष्टिकोण कितना है, आप कितने सहयोगी हैं अपने जो निचले पद के लोग होंगे उनके साथ, और जो ऊपर वाले पद के जो सीनियर होंगे उसके बीच की कड़ी कैसे बन पाएंगे। ये आपके प्रश्नों से, किए गए प्रश्नों से झलक कर आ जाएगा सामने। तो ये चेक किया जाएगा कि सहयोगी कितने हैं। और संवेदनशील अर्थात किसी प्रकार का मुद्दा है, जैसे महिला को लेकर कोई मुद्दा है, गरीबी को लेकर कोई मुद्दा है, या जात पात को लेकर भी मुद्दा है, कोई राजनीतिक ऐसे मुद्दे हैं उस पर कोई राय आपसे जानना चाह रहा है वो, तो कितना संवेदनशील है, कितना वो न्यूट्रल होकर आप जवाब दे पा रहे हैं, या किसी खास वर्ग, खास जात, खास के साथ आप चले जाते हैं, आपका झुकाव उस और हो जाता है। तो यह अगर दिख जाएगा तो इंटरव्यू बोर्ड को आपको कुछ ना कुछ उसके क्या होगा, आंख में खटकना शुरू कर दीजिएगा। तो समझ यही विकसित करनी रहती है इसमें कि आपका संवेदनशील दृष्टिकोण कितना आप न्यूट्रल हैं किसी विषय को लेकर, कितना तटस्थ हैं। अगर ये प्रूव कर देते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छे तरीके से वो देगा बोर्ड में। नेक्स्ट है कि जिम्मेदारी की भावना तथा आत्मविश्वासपूर्ण आचरण कितना है। जो आत्मविश्वासपूर्ण, स्वयं पर कितना कॉन्फिडेंस रखे हुए, कितना विश्वास खुद पर है। अगर कोई समस्या ऐसी दे दी जाती है, आपको एक केस स्टडी दे दी जा रही है कोई प्रश्न के तौर पर कि समस्या का जिक्र कर दिया गया, उस जिक्र में, उस समस्या में आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं, किस रूप से देख पा रहे हैं। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जा रहा है बोर्ड के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा केवल यही है कि जिम्मेदारी की भावना आप में कितनी है, यह जानना चाहता है। या क्या जानना चाहेगा, आप में आत्मविश्वास कितना है, आचरण कैसे करें, प्रशासनिक आचरण कैसे कीजिएगा। ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाइएगा। मान लीजिए बहुत सी ऐसी घटना घट जाती है जहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिलती है। जैसे भी हाल ही में एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि निर्णय नहीं ले पाते बहुत लोग। जैसे आप देखे होंगे कभी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जन प्रतिरोध के तौर पर जनता भीड़ कर देती है, उनकी मांगे अलग होने लगती है, वो सीधे ना मारपीट पे उतारू हो जाती है। तो उस समय आप कितना तटस्थ हैं निर्णय को लेकर, क्या जल्दी रिएक्शन कर जा रहे हैं। आपसे गाली गलौज, जनता आपसे गाली गलौज कर रही है, तो क्या आप उसके रिएक्शन तुरंत कर जा रहे हैं। यह चेक कब होगा, जब आपसे यह चीज़ें इंटरव्यू बोर्ड के माध्यम से यह चेक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर है ना, प्रशासनिक कौशल को आप जितना डेवलप कीजिए उतना आप बेहतर कैंडिडेट बनकर उभर पाइएगा। विषय की जानकारी एक पक्ष है पर सभी पक्ष वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक कौशल को आप जितना अधिक विकसित कीजिएगा, जितना अंदर अभी 1 महीने 1.5 महीने में आप अपने अंदर डाल पाइएगा प्रशासनिक कौशल के गुण को, उतना ही बेहतर आप नंबर आपको इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। और ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये व्यवहार में जो मैंने सीखा है, मैंने जाना है, जो लोगों के एटीट्यूड से जो समझ पाया, जो सफल कैंडिडेट है उनके बिहेवियर से समझ पाया है, उसी के बाद मैंने ये बताया कि उन सारे बच्चों का यही गुण था जो प्रशासनिक कौशल। अभी मैंने कुछ बच्चों से बात किया था, सुबह ही बात हुआ, एक बोकारो से भी एक बच्चे ने फ़ोन किया, तो उनसे समझ मेरी यही रही कि प्रशासनिक कौशल विकसित करने की आवश्यकता है सभी को।
नहीं तो क्या, ज्ञान तो सभी के पास है ना, पर प्रशासनिक सहजता कितनी है, निर्णय लेने की क्षमता कितनी है, संवेदनशील दृष्टिकोण पर, संवेदनशील मुद्दों पर उनका दृष्टिकोण कितना न्यूट्रल है, साथ ही साथ आपके बोलने की काम जो आपको कार्य दिया जाएगा उसको काम करने पर उस पर अपनी समझ विकसित करने की स्पष्टता कितनी है, उस पर कितना सहज रिएक्शन दे रहे हैं। यह सब जानकारी जब तक आपको नहीं होगा प्रशासनिक कौशल के संदर्भ में, तो आप कहीं ना कहीं क्या होंगे कि आपको सीधा सा प्रभाव आपको नंबर पर मिलेगा। प्रभाव कहाँ पड़ेगा? नंबर आपको कम मिलेगा। और मैंने कल बताया था 85 नंबर का कम से कम, 82 नंबर का कम से कम आपको मेंस का जो कटअप होता है और फाइनल जो कटअप होता है उसके बीच अंतर होता है। आज मैं और आपको खतरनाक चीज़ बताऊंगा जो आज तक आप लोग कभी शायद ही सुने होंगे, शायद ही देखे होंगे, कोई आपको समझाता नहीं होगा। ये चीज़ की डाटा के आधार पर हम कितनी स्पष्टता ला सकते हैं। अगर डाटा की आपकी समझ है, डेटा की समझ आपको अच्छी है किसी भी सब्जेक्ट के माध्यम से, तो आप समस्याओं को कितना जल्दी एडॉप्ट कर लीजिएगा, समस्या किस रूप से हमको उसके लिए तैयार होना है वो भी समझ विकसित हो जाएगी। तो अभी मैं आगे बताऊंगा वो 85 नंबर कितना खतरनाक है, वो कितना अधिक अंत तक पहुंच गया है। लोग बोलते हैं कि तैयारी करनी चाहिए, तो किस रूप से तैयारी करनी चाहिए, हमें किस एनर्जी के साथ तैयारी करनी है, वो अभी आपको 10-2 मिनट में पता चल जाएगा। तो मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ना कि अभी से लग जाइए, क्यों लग जाइए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आगे हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब हम बात करते हैं या कैसे बनाए साक्षात्कार में, तो 10 से 15-20 मिनट में ध्यान रखिएगा संवाद जो होगा, विशेषज्ञ यह मान के चलेंगे कि आप संपूर्ण व्यक्तित्व की गहराई परखने में वो क्या हुआ है, जो पैनल है वो संतुष्ट हुआ है। कहने का अर्थ है कि 10, 15, 20 मिनट जो भी इंटरव्यू का टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसमें सामने वाले को संतुष्ट कर पाए हैं या नहीं कर पाए। अब संतुष्ट का मतलब अलग अर्थ में नहीं लेना है। संतुष्ट मतलब क्या है कि वो जो आपका पैरामीटर बना के रखा हुआ है आयोग के द्वारा, जो उसे पैरामीटर दिया जाता है, उस पैरामीटर पर क्या सारे आपके संपूर्ण व्यक्तित्व की गहराई झलक पाई है। अगर वो हो गया है सारा पैरामीटर, मान लीजिए आपको बीपीएससी ने क्या बोला, इस पैनल को बोल दिया, मान लीजिए ये तो वेटिंग वाला है, पैनल को बोल दिया, जो पैनल में यहाँ बैठे हुए लोग हैं, और कि आपको 10 पैरामीटर दिया जाता है इस साल, और इस 10 पैरामीटर पर आपको सारे कैंडिडेट को जांच करनी है। तो आप जितना पैरामीटर पर सफल होइएगा आपको उतना ही अधिक अंक प्राप्त होगा। तो ध्यान ये रखना है कि आप संपूर्ण व्यक्तित्व का जो परिचय है इस 10, 15 और 20 मिनट के, आप किसी के बच्चे का 25 मिनट भी चलता है इंटरव्यू, तो उस दौरान आपको क्या करना है, सरल और सहज तरीके से दे देना है। यही प्रयास आपको इंटरव्यू के दौरान कराया जाता है। अब ध्यान रखिए, अभ्यर्थियों के लिए अक्सर होता है कि वह सीमित समय में स्वयं को एक सक्षम, संवेदनशील और दक्ष प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करे। यह क्या की जाती है, अपेक्षा भी की जाती है पैनल के द्वारा। अब यह क्यों अपेक्षा की जाती है कि मान लीजिए आप प्रशासनिक निर्णय लेने जाइएगा किसी क्षेत्र का, तो क्या आप में इतनी समझ विकसित नहीं होनी चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपको काम कैसे करना है, या संवेदनशील कैसे रहना है, न्यूट्रल कैसे बनकर रहना है, या किसी विशेष रूप से प्रभावित किसी इकोसिस्टम से हो जा रहे, उसकी समझ आपको तो पहले हो जानी चाहिए ना। साथ ही साथ सक्षम आप कितना होते हैं। अगर आपको शक्ति दे दिया जाता है तो सत्ता का अभ्यास आप कैसे करिएगा, यह आपको इंटरव्यू में ही चेक हो जाता है। और ये जो लोग बैठे रहते हैं ना, एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, आप 2 मिनट बैठिएगा, उससे 2 से 3 मिनट बात ही कीजिएगा ना, तो आपका पूरा स्कैन हो जाएगा सिस्टम की आपका विचारधारा किस रूप से प्रभावित है, आप प्रशासनिक निपुणता कितनी रखे हुए खुद में या रखी हुई हैं, यह स्वयं झलक जाएगा। आपका किसी विषय पर कितना विचारधारा न्यूट्रल है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं केस स्टडी आप लोग को बता रहा हूँ इसके बारे में। जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि मैं एटुरिया के पैनल में रहता था पहले, तो एक बच्चे से एक प्रश्न पूछा गया कि महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिल रहा है जितनी उनको सहज रूप से मिलनी चाहिए, सहज रूप से जितनी मिलनी चाहिए उतना अधिकार नहीं मिल। सशक्तिकरण के बहुत से काम किए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, फिर भी महिला सशक्त नहीं हो रही, इसके पीछे कारण बताइए। मेरे द्वारा वो सवाल पूछा गया था, तो बच्चे के द्वारा क्या बोला गया कि महिला अभी भी समाज पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पर अभी भी महिलाओं को उतना अधिकार नहीं दिया जा रहा है जितनी उनको मिलनी चाहिए। तो मैं उनसे क्रॉस काउंटर क्वेश्चन किया सिंपल सा, क्या आपको यह बिल्कुल यह लगता है कि आज के दौर में महिलाओं को उतने अधिकार नहीं दिए जा रहे परिवार के तरफ से? पितृसत्तात्मक सोच अभी भी विकसित है। हाँ, बहुत जगह विकसित हो सकती, क्या यह एक कारण, पहला कारण हो सकता है यह क्या?
तो बच्चे के द्वारा यह जब असमंजस की स्थिति में आई गई, तो वहाँ से मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा कि आप किनके साथ आई हैं, आपको बाहर पढ़ने के लिए किनके द्वारा बोला गया है? तो मेरी माँ है, मेरी माँ है, पिता है, 2 लोग हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किनका था, माँ का या पिता का? तो पहले माँ का बोले हम श्योर माँ का सपोर्ट सबसे ज़्यादा था। तो फिर वो बोलती है पिता का। तो मैं उनको एक स्टडी बताया, आपको इंटरव्यू बोर्ड तक, मॉक इंटरव्यू तक कौन लेकर आया? पिता लेकर आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि पितृसत्तात्मक सत्ता अभी बनी हुई है? अगर वो इस तरह के विचारधारा रखते हैं तो क्या पिता आपको लेकर आते? तो जब बच्चे में इस प्रकार का क्वेश्चन किया गया, तो क्रॉस क्वेश्चन, तो वो असहज हो गई। तो यही बात है कि क्रॉस क्वेश्चन जब आपसे पूछा जा रहा है, केवल एकमात्र कारक नहीं हो सकते हैं ना। डायरेक्ट बोल देना पितृसत्तात्मक समाज होना बिल्कुल एक कारण है, पर एकमात्र कारण पहले शुरुआत वहां से नहीं, और भी कॉजेज है जो रियल टाइम पर अभी निकल कर आ रहे हैं। आप वर्तमान समस्याओं तक जाइए और उन समस्याओं को, जो पुरातन समस्याएं, उसको नीचे रखिए, क्योंकि उस पर काम बहुत हो चुका है। अभी नई समस्याएं क्या उसको बताने की जरूरत है। जब प्रशासनिक अधिकारी में जब आप ये पैरामीटर बनाना सीख जाइएगा ना, किस पैरामीटर सबसे पहली समस्या को रख दीजिए, ताकि सामने वाले को ना अभी की तत्कालिक समस्याओं से उससे कनेक्ट कर पाए। नहीं तो जैसे ही बोलिएगा इस प्रकार के प्रश्नों में पितृसत्तात्मक है, या यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जब हम पुरुषों की बात करते हैं, पुरुषों को स्वतंत्रता अधिक दे दी जाती है, महिलाओं को स्वतंत्रता कम रहती है। तो आपसे इसी प्रकार की, आपको कब पैरामीटर, किस समस्या को किस पैरामीटर पर रखना, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर रखना, आपको यह समझ होनी चाहिए। और यही प्रशासनिक अधिकारी का प्रथम गुण होता है कि सबसे पहले किसे सॉर्ट आउट करेगा, किस समस्या को सॉर्ट आउट करेगा। अगर मान लो उसके पास 1000 फाइल पड़ा हुआ है दिन भर में, तो उसको चयन करना होता है, आज 1000 फाइल को सबसे पहले किसको रोस्टर में सबसे पहले समाप्त करना है। अगर इस गुण को आप नहीं दिखाइएगा पैनल को, तो क्या होगा, पैनल आपको वही समझ जाएगा कि नहीं, इसमें अभी भी थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज की अभाव है, इसे और पढ़ने और सीखने की ज़रूरत है। और इंटरव्यू बोर्ड में कुछ भी हो जाता है, नंबर आपको कम मिलता है अगर, तो यहाँ पर आप हीरो से जीरो बन जाते हैं। यह एक ऐसा दरवाज़ा है ना, जहाँ इस वेटिंग रूम में जब आप बैठे हुए रहेंगे वेटिंग रूम में, और यहाँ से जैसे ही क्रॉस करके अंदर जाएंगे इंटरव्यू पैनल में, और वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं ना, तो आप यहाँ जीरो से हीरो बन के निकलिएगा। तो सोच के देखिए, आपकी सफलता सारा यहीं तय होता है। तो इस प्रकार के गुणों को आप डेवलप करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट, इसी के बाद समझने का प्रयास हम लोग करेंगे कि महत्व इतना क्यों है। मैंने कल जब मेंस का जब एनालिसिस करा रहा था कटअप का, तो 82-85 नंबर का बात किया था, है ना। अभी मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यू आप लिख ली क्यों महत्वपूर्ण है, और खासकर उन लोगों के लिए जो सीरियस नहीं है, ठीक है ना। सारे कैटेगरी का मैं बात करूंगा अभी। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, जब हम अनरिजर्व बात करें 69 के लिए, 2 ही का मैं लेकर आया हूं, ज़्यादा दिनों का नहीं लेना है, ज़्यादा आंकड़ों में नहीं फंसाना है, बस इतनी समझ विकसित कर लेनी है कि आपको क्या करना है आज के बाद से आगे क्या करना। मेरा अगर वीडियो देख लिए आप लोग, तो आप अगर अभी नहीं सहज हुए ना, और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी, अपनी क्षमता को उभार कर सामने लाए, तो फिर समस्या आप में है, मेरी में समस्या नहीं रहेगी। रीज़न उसके पीछे देखिए, 69 का जो आपको मार्कशीट का जो आया था, फाइनल रिजल्ट का जो मार्कशीट दिया गया था कि हाँ कटअप कितना रहेगा सारे लोगों का, तो उसी में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अनरिजर्व का 466 था और 552 आपको फाइनल एग्जाम का मार्क्स नंबर था। अंतर कितना था, 86 नंबर का। आगे देखते जाइएगा, अनरिजर्व फीमेल का 463 और 548 था जो फाइनल का, तो 85 नंबर का अंतर हो गया। तो चलिए, इंटरव्यू में 85 नंबर का, तो चलिए, तो मैंने कल ही बता दिया, इतना आपको मेहनत करनी होगी। अब नीचे आइए, EWS का जो 454 था आपको रिटर्न का एग्जाम, और फाइनल का उसका कटअप था, फाइनल रिजल्ट का कटअप कितना था, 552। कुल 98 नंबर का आपको क्या था, अंतर था। आप सोच के देखिए, 120 में 98 नंबर आपको लाने हैं भी। अगर आपका कटअप मान लीजिए मैंने जो आप लोगों को बताया कि हाँ 413 से 420 आपका आ रहा है, तो आप सेफ जोन में है, इससे आगे तैयारी कीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे का 413 ही नंबर आया, या इस बीच में 420 का कटअप बीपीएससी इस बार देता है, 420 ही कटअप आता है मान लीजिए, तो बच्चा कितना भी मेहनत कर ले तो कितना तक पहुंच पाएगा, आप सोच के देखिए।
तो आपको मेंस में यहाँ कम से कम 30, 40, 50 नंबर एक्स्ट्रा होंगे। तो और इसमें आप हाईएस्ट नंबर ला रहे होंगे इंटरव्यू पैनल में, तो आपको कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से होगा। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करना है। फिर EWS फीमेल के लिए 442 था, 540 नंबर आपको फाइनल एग्ज़ाम का नंबर था। तो कटअप में अंतर कितना, 98। इसी तरीके ध्यान रखिए SC के लिए 99 का अंतर था, उसके आपका जो मेंस का कटअप था और फाइनल का कटअप के बीच में 99 नंबर का अंतर। SC फीमेल के लिए ध्यान रखिएगा 402 और 504 का, अर्थात 102 नंबर का अंतर पड़ गया। सोच के देखिए 120 में 102 नंबर उसको बेचारी को लाना है। सोच के देखिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी। ये आंकड़े पर जब तक आप नज़र नहीं डालिएगा आपको इंटरव्यू का महत्व नहीं पड़ेगा। सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम के बाद आएगा तो हम तैयारी शुरू कर देगा। आप कटअप के आसपास भी हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी है। आ गया तो हमको उसका अतिरिक्त समय का जो हम उपयोग कर पाएंगे बेहतर बनाने के लिए, वो आपको प्लस करवा देगा इंटरव्यू में। नहीं तो रिजल्ट के बाद वेट करेगा तो आपको मात्र 15 दिन का समय मिलेगा। और जिस तरीके से इंटरव्यू बढ़ता है ना, मान लीजिए आपका मिड में रहेगा या उसके लास्ट में एग्ज़ाम आपका रहेगा इंटरव्यू का, तो ध्यान रखिएगा उतना ही पैनिक आवर बढ़ता, उतना ही क्वेश्चन संख्या ज़्यादा जाता, तो आप उसमें उलझ जाइएगा बल्कि आप खुद पर काम करने से। तो आपको क्या करना, अभी काम करना, खुद पर काम करना। जितना अपने आप को बेहतर बनाइएगा आप रिजल्ट को उतने करीब होइएगा। अब नेक्स्ट है ST बच्चे लोग को देख लीजिए। ST का जो था, SC ST वर्ग के जो बच्चे थे उनके लिए 423 नंबर था रिटेन का, और इंटरव्यू का आप विश्वास कीजिए 539 था। इंटरव्यू फाइनल एग्ज़ाम का जो कटअप था 116 नंबर का देखिए अंतर पड़ा। अब सोच के देखिए 120 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है, 116 नंबर का अंतर है। अगर कटअप पर रहा तो समस्या क्या होगी, सोच के देख लीजिए। तो अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा बेहतर तरीके से, कटअप आपका, इसीलिए मैं बार बार बोलता था अपने अभ्यर्थियों को कि मेंस में जितनी क्षमता हो लगा दो। कोशिश करो कि इंटरव्यू हमको इस नंबरिंग का खेल में नहीं फंसना पड़ेगा जहां 80 या 90 और 100 का बात हो रहा है। मेंस में जितना कटअप से प्लस हो गए 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 100 नंबर, उतना ही कम कष्ट होगा इंटरव्यू में, पैनल में। नहीं तो क्या होगा ना कि अगर कुछ भी इधर उधर की बातें हुई, आपका दिन उस दिन खराब हो गया, इंटरव्यू पैनल का मूड ही ऑफ हो गया, क्वेश्चन ऐसा करना शुरू कर दिया कि आपके पाले का क्वेश्चन नहीं रहा, तो समस्या होगा, सारा रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बच्चों को यही बोलता था कि मेंस में आपको 100% एफर्ट देना है, उसमें अपना जितना है क्षमता लगा दो। नहीं तो लास्ट में आपको सारी क्षमता लगाना पड़ जाएगा, और वो डिसाइड कब होगा, जब जिस दिन रिजल्ट निकलेगा। तो बहुत सी चीज़ें वहाँ घटनाएं घट जाए, सफल हो गए तो आप हीरो बन जाइएगा, नहीं तो फिर जीरो से तैयारी शुरू कीजिए। अब देखिए इसी तरीके से ST है, EBC है 98 नंबर का। ST फीमेल के लिए 105 नंबर का अंतर था उसके कटअप में, फाइनलिस्ट जो आया था और मेंस का जो कटअप था। इसी तरीके से आइए EBC फीमेल 101 था। BC के लिए जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 95 नंबर का अंतर था। BC फीमेल के लिए 83 नंबर का अंतर था। BCL के लिए 100 नंबर का अंतर था। जो डिसेबल है आपको 6 श्रेणी का, उसको 116 नंबर का अंतर था उसके रिटन एग्जाम और फाइनल एग्जाम में। तो आप इस लिस्ट को देखिए और अपना आकलन कीजिए आपको क्या काम करना है। मैं यह नहीं बोलूँगा आपको क्या करना अब है। अगर इस चार्ट को देख के, इस इंफोग्राफिक को देख के भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर तो बेड़ा ही गर्द है सारी चीज़ों का। समझाने वाला भी बेवकूफ़ होगा, समझने वाला भी बेवकूफ़ होगा। ये चीज़ को समझिए कि यह क्यों बताया जा रहा है आपको, आपकी हकीकत बताई जा रही है। अगर आप कटअप पर हैं, आप 20 नंबर ज़्यादा है, 30 नंबर ज़्यादा है, 40 नंबर ज़्यादा है, तो उसी अनुपात में मेहनत करनी है। और प्लस आ रहा है नंबर तो बहुत अच्छी बात है, आप टॉप लिस्ट रैंकर के लिस्ट में जाइएगा। तो मनाइए कि आपका नंबर अच्छा जाए, कोई 440 लेकर आए, कोई 450 लेकर आए, कोई 460 लेकर आए। इसी तरीके से अपना नंबर इंक्रीज कीजिए। अपने अपने कैटेगरी में अपना नंबर अनुपातिक रूप से क्या कर लीजिए, घटा लीजिएगा। क्योंकि 466 था पिछला बार, 466 था पिछला बार और 420 मैंने लगाया है, तो आपको कितने नंबर का कम हुआ, 46 नंबर का। तो अप्रोक्स 45 नंबर आप क्या कीजिएगा, हर कैटेगरी में अपना अपना कम कर लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कीजिए कि आप कितना नंबर लेकर आ रहे हैं। मैंने कमेंट में भी बोला था, कमेंट कीजिएगा आपको नंबर कितना आ रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। अब उससे भी खतरनाक स्थिति देखिए 68 में था, जहाँ पर अनरिजर्व के लिए 85 नंबर का अंतर था इसका रिटन एग्जाम और फाइनल एग्जाम में। अब आइए EWS में 98 का था,
और इसके बाद एससी के लिए 92 था, एससी फीमेल के लिए 92 अंतर था। एसटी वर्ग में आइए भाई साहब 118 नंबर का अंतर था। लोग बोलता है ना एसटी वर्ग को ज़्यादा छूट मिल रहा है रिटर्न में, अब जाके देखिए इनका फाइनल लिस्ट जो आता है उनका कितना अंतर होता है। 118 नंबर का अंतर, एक हद तो और पार हो गई। अब एसटी फीमेल पर आइए, इनका 366 नंबर था रिटेन में और फाइनल लिस्ट का नंबर कितना 508 है। 142 नंबर का अंतर था। सोच के देखिए 120 का इंटरव्यू, अरे मर जाएगा वो अगर कटअप पर ही मान ले 366 जिनका होगा, जिनका रिजल्ट आया होगा 366 नंबर पर, सोच के देखिए कभी इंटरव्यू उनका निकलेगा? तो ऐसे ही बाहर है। तो आप समझ पाए क्या मैं बात कर रहा था कल से? आपको ये एहसास होना पड़ेगा, खुद में एहसास करना पड़ेगा। अगर आप कटअप से जितना अधिक है, 420 का कटअप मैंने दिया है अप्रोक्स, वो 420 का कटअप 413 से 420, तो 420 को न्यूट्रल मान के चलिए। 420 से आप जब आकलन कर रहे हैं आपको नंबर कितना मिला है, मान लीजिए आपको 440 मिला है, 450 मिला है या 460 मिला है, इसी तरीके से आपका आकलन होगा कि औसत नंबर के आधार पर आकलन कर लीजिए आपको कितना नंबर मिल रहा है। अब मैंने बताया भी है कि औसतन कितना नंबर आएगा GS1 GS2 और एसए में, कल का वीडियो जाके देखिएगा। उसके आधार पर अपनी तैयारी क्षमता, अगर मान लीजिए जितना आप नज़दीक है इस कटअप के, तो आपको उतना ही अधिक मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को क्या करना, प्रशासनिक दक्षता लाना पड़ेगा, स्पष्टता लाना पड़ेगा। जो मैंने अभी पीछे 2-3 मिनट 10 मिनट पहले बात किया, वो सारे चीज़ को बेहतर करना होगा, नहीं तो क्या होगा, समस्या वहीं का वहीं रह जाएगा। इस चीज़ को समझिए। और जो जितना अधिक नंबर आए, आपको भी शांत नहीं बैठना है कि मेरा नंबर ज़्यादा आ रहा है, आप में और अधिक गलतियाँ होती हैं। क्यों? क्यों आप उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो क्या कि मेरा तो अधिक नंबर आने वाला है। मान लीजिए किसी बच्चे का 490 हो जाएगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं 490, 510 भी किन्हीं किन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है कि तैयारी करनी है अपनी क्षमता को और भी बेहतर करने के लिए, क्योंकि जब समय दिया गया है सभी इंटरव्यू बोर्ड में 0 बन के जाते हैं और 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में ही तय हो पाता है कि आप क्या कर पाएंगे, बेहतर आपको नंबर मिल पा रहा है। इस चश्मे को थोड़ा सा ना फोकस कीजिए अपनी समस्याओं पर कि रियल टाइम पर समस्या कहाँ से निकल कर आ रही थी। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे काम कहाँ करना, कैसे करना, कितना करना, इस चीज़ को समझिए। अब इसके अतिरिक्त नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको व्यवहारिक सुझाव देना है। किताबी ज्ञान पर मत जाइएगा, मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर काम कीजिएगा तो व्यवहारिक पक्षों पर काम कीजिए। किताबी ज्ञान में अगर 10 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं ना इंटरव्यू बोर्ड में, और उसमें से 5 भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और सॉरी बोलकर आ पा रहे हैं और 5 में बहुत अच्छा उत्तर दे पा रहे हैं, तो ये बराबर कर देगा, कोई इशू नहीं होगा वहाँ पर। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जहाँ पर बोर्ड आपसे अपेक्षा करता है इस पर कुछ आपका अलग राय हो, कुछ अलग समझ हो, अलग बात आपसे हम सीख पाए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो सत्यानाश हो जाएगा, चीज़ें फंस जाएंगी। तो इस चीज़ को क्या करना, व्यवहारिक सुझाव को, जैसे डैप जो आप बनाएंगे, डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग भर के देते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी, जिसमें वो पद वरीयता रहता है, आपके बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ होती है। तो क्या करना, बीपीएससी में हालांकि बोर्ड मेंबर के पास ये चीज़ें कम ही रहती है, पर ध्यान रखना जो डिटेल जो डेप्थ आप अपना स्वयं का बनाइएगा, जैसे कि आपका ऑनर्स पेपर क्या था, ग्रेजुएशन पेपर ऑनर्स पेपर क्या था, और आपका जो ऑप्शनल पेपर जो था वो क्या था, दोनों में अंतर है तो दोनों पर अलग अलग काम करना पड़ेगा। अगर 5-6 साल का अंतर पड़ जा रहा है आपको जॉब में, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप 2020 में पास आउट है और अभी 2025 चल रहा है, तो सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि आप 5 साल में क्या कर रहे थे, या और भी उससे नीचे चला जाएगा। मान लीजिए कोई आपको यहाँ पर 1997 में ही पास आउट कर गया, वो भी बच्चे होंगे मान के चलिए, तो उनसे सीधा सवाल यही पूछेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, या आपसे पूछ देगा यहाँ पर 2015 का कोई बच्चा होगा, 1997 गलत मैं बोल दिया, सॉरी, 2007 में लिखना चाह रहा था, हो जाता है कभी कभी, 2007 का बच्चा है, स्टूडेंट ऐसा होगा जो क्या करेगा कि इस तरीके से, तो जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाइएगा उतना ही आप में प्रश्न संख्या बढ़ जाएगा। इतना साल आप क्या कर रहे थे, तो आपके पास सक्षम जवाब होना चाहिए उसका उत्तर, उस प्रश्न का। तो इस तरीके से डेप को, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डेप को कितना बेहतर किया जा सकता है, कुछ चीज़ें छिपाई जा सकती हैं तो कैसे छिपानी है, उनको सामने वालों को एहसास ना हो, क्योंकि हर चीज़ नहीं बताई जा सकती है ना, कि किसी का कुछ कारण हो, कोई बच्चे तैयारी ही केवल करते हैं,
हर साल उनका रिजल्ट आता है, फाइनल नहीं हो पाता है, वो भी एक काउजेज़ है। उनका यूपी निकलेगा, बीपीएससी निकलेगा, जेपीएससी निकलेगा, आरएस निकलेगा, यूपीएससी का पीटी मेंस निकलता रहेगा, पर फाइनल नहीं हो पाता, तो उसमें उस जाल में फंसे रहते हैं, पर बेचारे वो कुछ कह नहीं पाते। रीज़न उसके पीछे है कि अगर हम बोल देंगे भाई लगातार हम इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, तो सामने वाला पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इस तरीके का डर उनमें बैठ जाता। तो कैसे बचना, इसके लिए हम लोग बात कर लेंगे। फिर करंट अफेयर्स और समसामयिक घटनाओं पर पकड़। व्यवहारिक सुझाव में आप आदत डालिए कि आज से आपको क्या करना, करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाओं पर व्यवहारिक पक्ष वाले जो टॉपिक होंगे उसको क्या करना, क्लियर करना है। कोई समस्या कितना गढ़ तक गया हुआ है, कितना वो समस्या क्रिएट कर रहा है, कोई समस्या कितनी प्रशासन को प्रभावित कर सकता है, लोकतंत्र को कितना प्रभावित कर सकता है, समाज को कितना प्रभावित कर सकता है, उन सारे समस्याओं वाले घटनाओं को आप ज़्यादा पढ़िए, बल्कि डाटा फैक्ट वाले को अलग कीजिए। डाटा फैक्ट देखना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना हो जाए तो डाटा फैक्ट देख लेना, पर सभी को रटना नहीं है। व्यवहारिक पक्ष वाले चीज़ों को देखिए कि प्रशासन, समाज, व्यक्ति विशेष पर कितना वो प्रभाव डालेगा। वो घटना बिहार का हो, वो घटना राज्य के स्तर पर हो, वो घटना आपको राष्ट्रीय स्तर पर हो या इंटरनेशनल स्तर पर हो, तो वो चीज़ें देख लेनी है। तो सारे व्यवहारिक पक्ष के साथ बिहार पर विशेष फोकस रखिए। जैसे बिहार की कुछ स्पेशल घटनाएं, जैसे विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो उस पर आपको इसमें महिला प्रत्याशियों की भूमिका पूछ देगा। साथ ही साथ पंचायतों का सशक्तिकरण भी आपसे यहाँ से पूछ सकता है। इसके एवज में बिहार सरकार के हालिया जो कार्य गतिविधियाँ हुई है, तो स्पेशल फोकस होकर, योजनाओं को फोकस होकर काम करेगा, जो बिहार में सशक्तिकरण के मार्ग को बढ़ा रहा होगा। महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, इस प्रकार के कार्य किए जा रहे होंगे। तो आपको क्या करना, बिहार विशेष फोकस रखिए। हालांकि वो करंट का ही पार्ट है, पर करंट से अलग करके आपको बिहार को रखना है। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, उत्तर देने का तरीका, अर्थात जो आप प्रेजेंट कीजिएगा सामने उत्तर देने का, उसमें क्या होना चाहिए, सरल होना। उस पर अभ्यास अभी से कीजिए, उत्तर कितना सहज तरीके से दे पा रहे। इसके लिए क्या करना है, आपके घर में बड़ा मिरर होगा, जो गोदरेज में मिरर लगा रहता है, उसके सामने बैठ जाइए। अगर नहीं है तो एक एनआर जरूर ले लीजिए, और उसमें क्या करें, बोलना शुरू कर दीजिए। कुछ टॉपिक रख दीजिए, उस पर पहले से क्वेश्चन लिख लीजिए, और उस पर क्या कीजिए, उस पर बोलना शुरू कीजिए। सामने रख दीजिए अपने आप को, और रिकॉर्ड कर लीजिए मोबाइल से। रिकॉर्ड जब कीजिएगा, क्या होगा कि कुछ गलतियां होंगी, उसको पकड़ना शुरू कर दीजिएगा, उस पर काम फिर कीजिएगा। तो कुछ ही समय में उत्तर देने के तरीके में भी बदलाव आ जाएगा। तो इसको सुधार कीजिए। व्यवहारिक सुझाव में आपको ज्ञान कितना अधिक है, यह जरूरी नहीं, ज्ञान कम है फिर भी उसको कितना बेहतर तरीके से दे पा रहे हैं, यह कला आप में विकसित होनी चाहिए 10 से 15-20 मिनट में। तो आप इस पर काम कीजिए। फिर व्यक्तित्व और बॉडी लैंग्वेज, किस रूप से व्यवहार में आपको दिख रहा है। जब आप बैठ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो उस समय आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा, उठ रहे हैं तो कैसा बॉडी लैंग्वेज है। तो ये लगातार प्रयास कीजिएगा ना 1 महीना तक, तो ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी उसी वीडियो स्किल से। पर ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ यह भी नहीं लगाइएगा कि केवल आपके बॉडी लैंग्वेज का मतलब आपके हाव भाव से देखा जा रहा है। किसी विषय पर आपकी समझ है ना, आपका रिएक्शन कैसा आ रहा है बॉडी का, आपके जो भाव है, हाव भाव चेहरे के, वो किस रूप से प्रभावित हो रहे हैं। मान लीजिए कोई गरीबी उन्मूलन से प्रश्न पूछ दिया, बिहार में इतनी गरीबी क्यों है, क्या ऐसे कारण है, सारे अमीर लोग यहाँ से पैसे निकाल के लेकर बाहर चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ प्रश्न पूछता है और आप उससे प्रभावित हैं, तो क्या आप उस पर बेहतर तरीके से उत्तर दे पा रहे हैं। या आप अमीर वर्ग से आते हैं, मान लीजिए आप थोड़ा सा कैंडिडेट ऐसे होंगे जहाँ पर आपका ज़्यादा आपकी आय की इनकम होगी, तो इसके बारे में आपकी सोच समझ कैसी है। अगर बोलते वक्त इस प्रकार का व्यक्तित्व बॉडी लैंग्वेज दिख जा रहा है जहाँ पर कुछ संतुलन की स्थिति बना के रखनी है, अगर नहीं बन पा रही है तो आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रभाव देगा। तो क्या करना, इस पर काम करना। और यह कभी होगा जब इस पर लगातार आप लोग 1 से 1.5 महीने तक इस पर काम कीजिएगा। और उसका मेथड वही है, कैमरा रिकॉर्ड कीजिए अपने वीडियो को और उस पर डेली देखिए, अपने आसपास के लोगों को दिखा के देखिए। घर में बहुत से लोग होते हैं, छोटे बड़े लोग, या आपके सीनियर दोस्त होंगे, अगर आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं या रह रही हैं तो देखिए, इस पर काम कीजिए। फिर पॉजिटिव क्या है, एटीट्यूड और बैलेंस व्यू जरूर बनाइए। आज से हर विषय पर बैलेंस व्यू होना चाहिए, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड अर्थात पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। किसी भी समस्या, अगर कोई भी समस्या पूछ रहा है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव रिजल्ट के तौर पर निकल कर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि
नेगेटिव बात हो रही है उसमें भी आप क्या कीजिए, नेगेटिव ही शुरू कर दीजिए। हर उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, नेगेटिव पक्ष तो है ही है, तो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, किस तरीके से हम पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, कोई समस्या का समाधान कितना बेहतर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट के तौर पर दे सकते हैं। अगर ये सब काम आप कर लिए, ये कुल 6 काम, तो निश्चित मान के चलिए कि आप अच्छे कैंडिडेट में होंगे और आपको नंबर कुछ अधिक मिलेगा, प्लस नंबर ही मान के चलिए। अगर आप में इसमें कुछ इशू हो जाता है, कहीं भी आप एक में कमी कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये मान के चलिए पूरे आंकड़े आपके है ना प्रभावित कर देंगे। पूरे आपको इंटरव्यू जो 10 से 20 मिनट का इंटरव्यू होगा ना, उसको प्रभावित कर देगा, क्योंकि यही सबसे पहले प्राथमिक कड़ी देखी जाती। सबसे पहले आप जाइएगा तो आपके डेप्थ से ही प्रश्न पूछेगा कि हाँ अपने बारे में बताइए। तो जब आप अपने बारे में बताइए, क्या बताइए, डेप्थ के बारे में बताइएगा ना, कि हम ग्रेजुएशन कब किए हैं, वर्तमान में हम यहाँ काम कर रहे हैं, जॉब एक्सपीरियंस बताइएगा। फिर उसके बाद ऑप्शनल पेपर बताइएगा, तो प्रश्न शुरू हो जाएगा वहीं से। अगर ऑप्शनल पेपर और ग्रेजुएशन का पेपर जो दोनों अलग अलग है, तो तुरंत पहला सवाल आएगा कि आप अंतर क्यों कर लिए। मान लीजिए हिस्ट्री है और आपका ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट हिस्ट्री है, अभी आप मान लीजिए पवेड रख लिए, या आप सोशल साइंस रख लिए, कुछ भी सोशोलॉजी रख लिए, तो अंतर क्यों कर लिए, या हिंदी साहित्य रख लिए, तो क्यों अंतर कर लिए, सबसे पहला सवाल। और वहीं से शुरुआत होगा और अंत तक ये मान के चलिए आपका 70 से 80% तक प्रभावित करता है पूरे रिजल्ट को। तो इस तरीके से क्या करना, काम करना है। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, कि किन गलतियों से बचना है। तो गलती को बचने योग्य प्रमुख गलतियां जो होती है उसको सुधार कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। जैसे डेप्थ में क्या होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको हल्के में ना लेना। बहुत से अभ्यर्थी क्या होते हैं ना, इसको हल्के में ले लेते हैं, बना लेते हैं, औसती ज्ञान रख लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू देना शुरू करेंगे। कुछ प्रश्न आना शुरू होगा, ग्रुप बनता है ना सारे इंस्टीट्यूट का, तो ग्रुप में क्वेश्चन का लेन देन शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि उसी पर वो उलझ के रह जाते हैं, डेप्थ पर काम करना भूल जाते हैं। और यह इंटरव्यू पैनल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ 60 से 70%, कभी कभी 70 से 80% प्रश्न आपके कुल इंटरव्यू में जो 10 से 15 मिनट का होगा, उसमें इसी से सारे प्रश्न निकाले जाते हैं। आप जाके देखिएगा, जो पास आउट स्टूडेंट होंगे, जो इंटरव्यू कहीं दिए होंगे, या बहुत से लोगों का बुकलेट आता है, आप देखिएगा उसमें उनके सवाल कहाँ से निकल कर आए होंगे, डेप्थ से ही निकल कर आए होंगे। तो डेप्थ को क्या करना है, आप बेहतर तरीके से अच्छे से काम करके चलना। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत बेहतर तरीके से बारीकी से उस पर काम कीजिए, उसको मेहनत कीजिए, उस पर एनालिसिस कर लीजिए सारी चीज़ों को। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अब चिन्हित हर बिंदु पर, जैसे शिक्षा, विषय, जिला, शौक, अनुभव, विकल्प पर गहरा तैयारी कर लिए। आपका हॉबी क्या है, हॉबी बनावटी नहीं होना चाहिए, उस पर विशेष रूप से काम करना। हॉबी से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उस पर काम करना। अनुभव आपका क्या रहा है, किस तरीके से आप काम किए हैं पहले जॉब एक्सपीरियंस के तौर पर, उसकी समझ आपको वहाँ पर बतानी होगी। नेक्स्ट है, सिर्फ रट कर उत्तर नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे होते हैं रट के ही सारी चीज़ें किताबी ज्ञान रख के जाते हैं। किताबी ज्ञान आपको मेंस तक था, दे दिए, अब इंटरव्यू में व्यवहारिक ज्ञान आपको बताना है। सामने वाले को बताना है कि हम बहुत अवेयरनेस वाले बच्चे हैं, हम अपने समाज से, अपने आसपास की घटनाओं से बहुत एक्टिव रूप से ना कलेक्ट करते हैं समझ चीज़ों को, और उसका उत्तर हम बेहतर जानते हैं, ये बताना, ये चीज़ समझाना है। तो क्या करना है, तो संवाद को क्या करना, बेहतर करना है। तो संवाद का अवसर होता है, तो संवाद को बेहतर करना, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वही अगर दोस्त कुछ है या सीनियर लोग हैं, उनके सामने बैठ के बातें कीजिए, या आईना के सामने बैठ के कुछ टॉपिक पर चर्चा कीजिए। डेली एक टॉपिक बना लीजिए, हम इस टॉपिक पर, 1 या 2 टॉपिक पर, कि हमको इस टॉपिक पर चर्चा करनी है। खुद से करिए या दोस्तों के साथ करिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए आप लोग, सबसे इजी तरीका है। उसके बाद रटे हुए एक समान लहजे से दिए गए उत्तर दिखावटी होते हैं, दिखावटी लगेंगे। जैसे ही मान लीजिए आप रट के जाएंगे किसी विषय पर, मान लीजिए आपसे पेरिस समझौता पूछ दिया, तो पेरिस समझौता में केवल किताबी ज्ञान देकर आइएगा ना, तो क्या होगा, समस्या हो जाएगी। अगर पूछ लिया जाएगा कि गरीबी उन्मूलन कैसे किया जाता, तो वही रटा हुआ मेंस वाला चीज़ लिख दीजिएगा, तो समस्या हो जाएगा। तो आप बता दीजिएगा, तो क्या होगा कि समस्या हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान की तरह आप उत्तर दीजिए। गरीबी का एक्चुअल समस्या क्या है, उसको समझाना है बेहतर तरीके से। उसके बाद स्वाभाविक और संतुलित और तार्किक तर्कों के साथ उत्तर को यहाँ पर बताना होगा, जवाब देना होगा।
जैसे स्वाभाविक क्या निकल कर आ रहा, संतुलित क्या हो सकता है, इसका तार्किक और विकल्प क्या हो सकता है उस समस्या का। जैसे गरीबी उन्मूलन की बात कर दी या महिला सशक्तिकरण की बात कर दी गई, तो आपको यह ध्यान रखना होगा तार्किक उत्तर आपके पास होने चाहिए, रियल टाइम पर जो प्रॉब्लम उसके संदर्भ उससे जुड़े हुए मामले। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप जाके चीज़ों को क्या करिए सॉर्ट आउट कर पाएंगे, गलतियों से बच पाइएगा, जो अमूमन आपको इंटरव्यू बोर्ड में हो जाता है, जो बच्चा नहीं चाहते हुए बच्चों लोगों से ये गलतियाँ हो जाती है। तो आपको क्या करना, सुधार करना है इसमें। नेक्स्ट है इसके साथ साथ कि राजनीतिक और विवादास्पद क्या है टिप्पणियां करना से बचिए। किसी प्रकार के आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों नहीं आप जुड़े हो, आपके विचारों में संतुलन होना चाहिए। ये पहला डिमांड आपको इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो किसी प्रकार के राजनीतिक दलों की आलोचना से भी बचना है। क्लियर है। अब विधानसभा चुनाव उस दौरान उस समय हो चुका होगा ना, तो क्या होगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और दबा के पूछा जाएगा, ये चीज़ मान के चलिए। उसमें अगर कुछ जन सुराज के द्वारा कुछ उलट फेट कर दिया जाता है तो वो भी एक एंगल जुड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सारे चीज़ों को संतुलित उत्तर देकर आना है। फिर तटस्थ और प्रशासनिक दृष्टिकोण जरूर होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक मुद्दे में, किसी सामाजिक मुद्दे में, किसी इस प्रकार के मुद्दों पर आपकी प्रशासनिक दक्षता एकदम साफ दिखनी चाहिए कि प्रशासन का गुण यह है कि न्यूट्रल होकर काम करना, किसी भी आपको सेल्फ मोटिवेट होकर काम नहीं करना है या समाज के दबंग लोगों से प्रभावित होकर काम नहीं करना है। हालांकि जब आप जाते फील्ड में यह प्राथमिक कारक बन जाता है आपका दबाव का, ये सब अलग मुद्दा है, पर इंटरव्यू बोर्ड में आपको क्या करना है, इसको न्यूट्रल बना कर रखना है, एकदम सहज महसूस करवाना है सामने वाले को, देखो भाई हम इस सबसे परेशान नहीं होते हैं, तुम कितना भी हमको परेशान कर लो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे नीतियों में सुधार की आवश्यकता, जैसे कोई प्रश्न पूछेगा बजाय यह बताना सरकार ने गलत किया है, बहुत से बच्चों के द्वारा मुँह से निकल जाता है सरकार इस मुद्दे पर गलत डिसीजन ले लिया। वो बात नहीं बोल रहा, इस समस्या में और भी सुधार की आवश्यकता है जिसमें हम निम्न बिंदुओं पर काम कर सकते हैं, ऐसी बातों को रखना है ताकि आप समझा पाएँ सामने वाले को कि यह प्रशासनिक गुण है। सुझाव के तौर पर हम सुझाव भी दे रहे हैं और जो हमारा राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनका उल्लंघन भी नहीं, उनकी सीमाओं को हम उल्लंघन भी नहीं कर रहे थे, ये चीज़ को समझिएगा। फिर ओवर कॉन्फिडेंस और जो डिफेंसिव एटीट्यूड जो होता है ना उसको हटाना होगा। कुछ बच्चों में क्या होता है, समान तौर पर देखिएगा, इसको नेगेटिव नहीं सोचना, सुधार के लिए आपको काम करना है ना, इंटरव्यू में सिलेक्शन लेना है। तो ओवर कॉन्फिडेंट कहने का मतलब है ना, क्या होता है किसी विषय में हम ही को सबसे ज़्यादा आता है, यह नहीं बताना है। अगर पैनल क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो वहाँ पर आपको चुप होकर थोड़ा सा सुनना उनकी बात को कि भाई वो क्या बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं आपको सही लगता है तो उनके साथ थोड़ी सी बातों को जोड़ के ऐड ऑन करके आगे बढ़िए, नहीं तो सॉरी बोल के आगे बढ़िए। क्लियर है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना किसी विषय पर, और डिफेंसिव एटीट्यूड नहीं होना है कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा, हमको गलती हो गया तो क्या करना, उस पर डिफेंस करना शुरू कर, गलत ही चीज़ों पर डिफेंस करना शुरू कर दी। ये एकदम एटीट्यूड हटा दीजिएगा, क्योंकि जो आत्मविश्वासी होकर बोर्ड के तर्क वितर्क करने के लगते हैं, अर्थात ध्यान रखिएगा आपको उनसे उलझना नहीं है। लगेगा कहीं कि फंस रहे हैं हम मैटर में, तो आपको क्या करना, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोल के आगे सॉरी बोल के आगे निकलिए और अगले क्वेश्चन का उत्तर देने को तैयार रहिए। वहीं कुछ उम्मीदवार प्रश्न न जानने पर क्या है, बहाने बनाने लगते हैं। जैसे सर सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो क्या बोलना है उसके लिए बोलना है सर, बेहतर तरीका होगा विनम्रता से कहे कि मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है लेकिन मैं इसके बारे में अवश्य पढ़ूंगा। अर्थात आप में ये एटीट्यूड दिख रहा है कि आप पॉजिटिव है, मैं यहाँ जाने के बाद जरूर उसे देखूंगा। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको बोर्ड के सामने पड़ेगा। डायरेक्ट यह बोल देना सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, ये शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिएगा। रिकॉल नहीं हो रहा अलग मैटर है, पर उसको अच्छे तरीके से बताना है, अभी मुझे जानकारी नहीं, रिकॉल नहीं हो पा रही है सर, मैं इसे जाने के बाद ज़रूर इसे देखना चाहूँगा, इस मुद्दे को समझना चाहूँगा। क्लियर है। तो आप इस तरीके का एटीट्यूड रखिएगा, विनम्र वाला एटीट्यूड रखिएगा कि मैं सीखना चाहता हूँ या सीखनी चाहती हूँ, तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट से आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद भाषा की असंगति या गलत उच्चारण, जैसे आपसे पूछा जाएगा हिंदी में देना चाहते हैं इंग्लिश में देना चाहते हैं, जिसमें आप सहज हो उसी में आप उत्तर दीजिएगा। अब मान लीजिए क्या होता है ना कि समान जो हमारा बोलचाल होता है, जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, या आप बात करते हो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो हिंदी के साथ इंग्लिश जोड़ देते, इंग्लिश के साथ हिंदी जोड़ देते, तो यह चल जाएगा, यहाँ काम चल जाएगा क्लास में अपने दोस्तों के साथ, पर बोर्ड में ये काम नहीं चलेगा। क्यों? अगर आपसे हिंदी पूछ रहा है और अंग्रेजी पूछा, किस माध्यम से आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, आप जिसको रेफर करते हैं और जिसमें सहज हैं उसी को रेफर कीजिएगा और उसी में कोशिश कीजिएगा उसी तरीके से उत्तर देने का। ऐसा नहीं कि हिंदी
चुन लिए हैं, अंग्रेजी बीच बीच में डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा ना, ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा। ध्यान रखिएगा, इससे शब्द हिंदी या जो भी अपोजिट भाषा यूज़ कीजिएगा ना, वो आपके पर्सनालिटी को क्या करे, बुस्ट नहीं करेगा, वो बढ़ाएगा नहीं, वो क्या करेगा और भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा बोर्ड को कि भाई तुमने बोला है, तुमने ऑर्डर दिया अपने अधीनस्थों को हिंदी में काम करने के लिए और तुम चेक कर रहे हो, इंग्लिश से मंगा रहे हो। कहने का अर्थ यह समझिएगा, बोर्ड आपको मान लीजिए सचिव बैठा हुआ है, सचिव हिंदी में जानता है और आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, तो सोच के देखिए क्या होगा स्थिति। एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा, जिस भाषा में जैसी सहज होगी उस स्थिति में उत्तर दीजिएगा। और मान लीजिए कुछ ऐसे शब्द होंगे जहाँ पर इंग्लिश प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, तो आप हल्के फुल्के करिएगा, या हिंदी अनिवार्य रूप से उपयोग किया जा सकता है तो कीजिएगा, पर अधिक नहीं होना चाहिए, उसको असहज नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इस पर आपको अभ्यास करना, इन गलतियों से बचिएगा, भाषा की असंगति से, गलत उच्चारण से बचिएगा, प्रोनाउंसिएशन से बचिएगा। तो इस चीज़ से क्या होगा, सरल भाषा में सरल, शुद्ध और स्पष्ट रखें जो भी आप हिंदी और अंग्रेजी में चयन करेंगे। तो उसके बाद शारीरिक हाव भाव, शारीरिक जो हम हाव भाव है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू के दौरान बार बार हाथ हिलता है, बार बार आपका क्या होगा, पैर हिलेगा, क्यों, वो थोड़ा सा प्रेशर के कारण होता है, उससे पहले से प्रैक्टिस करना। उसके लिए अभी से ध्यान योग कर सकते हैं अपने आप को इससे बचने के लिए। कुर्सी पर पीछे टिक के बैठ जाना, दम जाइएगा, कोई बच्चा होता है कि पीछे का जो कुर्सी का पीछे का जो टिकाने वाला चीज़ होता है उस पर जाकर टिक जाते हैं, तो वो नहीं करना, असहज बैठना। उसके लिए बॉडी लैंग्वेज बताएंगे कैसे बैठना रहता है। तो क्या करना, इस प्रकार की गलतियों को अभी से प्रयास कीजिए। कुर्सी पर बैठिए, और कुर्सी क्या करना है, कुर्सी अगर आपके घर में इस प्रकार का कुर्सी हो कुशन वाला, तो आप उपयोग कर सकते हैं। और सीधा बैठने का प्रयास कीजिए, अपने हाथ को दोनों जो पैर का दोनों ठेवना होगा उसके सामने रखिएगा दोनों हाथ को, तो अभ्यास करने से ठीक हो जाएगा। सीधे बैठकर आंखों में आत्मविश्वास रखें और हल्की मुस्कान बनाए रखें, ताकि सामने वाले को लगे कि ये पॉजिटिव व्यक्ति है। मुस्कान रहेगा, हर प्रश्न का उत्तर जब दे रहे हैं बेहतर तरीके से, तो अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा, तो क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को और भी लिख पाइएगा, बता पाइएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये क्या करना है, थोड़ा सा इस पर काम करना है। अब एक इसके अतिरिक्त कि अब घबराना नहीं है, आत्मविश्वास खो देना नहीं है कि अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या करना है, उस पर अपना आत्मविश्वास नहीं खोना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू बोर्ड आपके ज्ञान से ज़्यादा आपकी शांत चित्तता और व्यवहार देखना चाहता है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न बार बार, मान लीजिए शुरू के 3 क्वेश्चन आपको आया ही नहीं, तो सॉरी बोल दिए, तो चौथा क्वेश्चन में आपके घबराहट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पैनिक नहीं होना। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो अगला क्वेश्चन उस पर अपना बेस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। और मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर बेहतर उत्तर दे पा रहे हैं, संतुलित उत्तर दे पा रहे हैं, शांतचित्त होकर उत्तर दे पा रहे हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या करेगा, आपसे पॉजिटिव इम्पैक्ट रख के आपको नंबर जरूर देगा। तो ये काम करना है। तो ध्यान रखिए, यदि प्रश्न कठिन हो या तो ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न कठिन हो तो मुस्कुराहट कहे, सर मैडम मुझे इस संबंध में जानकारी प्राप्त करूंगा या करूंगी, इस तरीके से लिख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, सॉरी बोल के उसके बाद जरूर मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा, तो बताइएगा। जैसे ही आगे चीज़ें ईमानदारी का संकेत मिलता है, अगर ऐसे बातें आप बोलते हैं तो लगता है कि नहीं, हाँ व्यक्ति सीखना चाह रहा है। हर चीज़ आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि हर चीज़ आप सीख कर जाए, पर इतना जरूर सीख के जाते हैं जहाँ पर आप इस प्रकार के टेम्परामेंट को बना कर रखिएगा तो आप बेहतर कर पाइएगा। तो क्या करना, इस तरीके की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब बिहार करंट अफेयर्स की अनदेखी एकदम बिल्कुल मत कीजिएगा। आज से आदत डाल लीजिए, आदतों में शुमार कीजिए कि बिहार का करंट आपको, बिहार के जो इश्यूज हैं, बिहार के जो समस्याएं हैं, उस पर क्या क्या घटनाक्रम आ रही है, क्या क्या बातें हो रही है। तो डेली एक बिहार का पेपर ले लीजिए, कोई भी हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, कोई भी पेपर है, या आप जो भी आपको लगता प्रभात खबर देख लीजिएगा। आपके ज़िले की प्रमुख समस्याएँ क्या है, जैसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये बिना पेपर में चीज़ें देखे रेडी, क्योंकि जो इंटरव्यू में बैठा होगा लोग ना, वो डेली का पेपर लेकर ही प्रश्न आपसे पूछेंगे। घर से निकलेंगे, कार में अपना बैठ के 2-3 पेपर अपना क्या करें, स्टडी करके आएंगे, मार्क कर लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, और वही क्वेश्चन आपको पूरा इंटरव्यू में सारा दिन चलेगा। ऐसा नहीं कि स्पेशली कोई तैयारी करके आते हैं, 1-2 क्वेश्चन उनके एक्सपीरियंस के आधार पर वो पूछ लेते हैं,
क्लियर है। तो आपको यही काम करना है। जैसे अपने जिले, बिहार अर्थव्यवस्था संस्कृति योजना, वर्तमान जिले, जैसे ही बोलिएगा कि ग्रेजुएशन हम इस यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो यूनिवर्सिटी का नाम जैसे ही सामने आता है तो पता चल जाता है किस जिला से, या होम टाउन किसी तरीके से बोल देते हैं, सामने आ जाता है, तो वहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आपको उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, तो कम से कम ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और बेहतर तरीके से जब आप करिएगा तो समस्याएं कम हो जाएंगी, समाधान अधिक निकलेगा। तो इस सब चीज़ों पर काम कर सकते हैं। अब क्या करना, समय का उपयोग कैसे करें, व्यवहारिक सुझाव के साथ हम जाएंगे। कोई ऐसा काम नहीं बताएंगे जो आप नहीं कर सकते, पर वो काम जरूर बताएंगे जिसको किया आराम से जा सकता है अगर लगातार आप काम कीजिएगा तो। जैसे कि स्वयं की गलतियों को क्या है, पहचान करना इसके बाद, और उस पर सुधार करना है। आज से कसम खा लीजिए कि हम न्यूट्रल होकर काम करेंगे। अगर एक पैरामीटर हम बनाते हैं ऐना के सामने खड़ा होकर, ऐना आपका है ना, घर में है ना, यहाँ पर बैठ गए आप, टेबल पर बैठ गए, ठीक है ना, यहाँ पर आपका तस्वीर बनना, तो यहाँ पैरामीटर बनाइए। एक आप में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव पर काम कीजिए और पॉजिटिव को ब्रश अप कीजिए, तो आप क्या होंगे, बेहतर चीज़ें निकाल कर ला पाइएगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं कीजिएगा, अपनी गलतियों को नहीं पहचानिएगा, मुझ में कमी कहाँ है, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता पाएगा, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, ये XYZ कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपकी कोई गलती को बता रहा है, चिन्हित कर रहा है, बिना आपके जीवन को जाने हुए, क्योंकि आप 26 साल 30 साल के बच्चे होंगे, अगर 30 साल में वो गलतियाँ नहीं सुधरी है तो कौन सुधार, हम आप सुधार देंगे या कोई XYZ नहीं। तो वो क्या करना, 1 महीने उस पर काम कीजिए, वो सुधर जाएगा वो गलती। जैसे अधिक बोलने की आदत होगी, किसी को बोलने का मौका नहीं देना, ये सब गलतियां होती है। तो ये सब एटीट्यूड को क्या करना, कम करना। किसी टॉपिक में एक तरफा नज़रिया रखते हैं होंगे आप, किसी की बात नहीं सुन पाते, क्योंकि देखिए जब आप स्टडी करते हैं ना, तो इन सब चीज़ों पर अवसर नहीं मिलता है काम करने का, पर अब आपको काम करना और यही रिप्रेजेंट करना है ना बोर्ड में, तो यही चीज़ आपको सबसे पहले करनी है। अपने नेगेटिव पक्ष को क्या करना है, जैसे आप बोलते वक्त गड़बड़ा जाते होंगे, बोलते वक्त क्या होता है, आपका गला सूखता होगा, तो क्यों सूख रहा है उस पर काम कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, या इस तरीके से तो आप काम कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है, स्वयं हो तो पास आउट अभ्यर्थियों, सॉरी संभव हो तो क्या है, पास आउट अभ्यर्थियों से एक बार जरूर बात कीजिए। जैसे आपके कोई मित्र होंगे, बात कर सकते हैं, या बहुत से रिजल्ट यूट्यूब पर बहुत से पास आउट स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है, उसे देखिए, उनसे समझिए चीज़ों को। ज़्यादा अधिक होगा, कोई पास आउट जो स्टूडेंट होंगे उनसे एक बार बात करिएगा, तो बहुत अधिक तरीके से आपका क्यूरी है ना सॉल्व होने का प्रयास होगा। तो इस दौरान आपको क्या करना है, सभी अभी जो समय बचा हुआ उसमें यही सब काम कीजिए। कुछ बच्चों को, कुछ पास आउट अभ्यर्थियों को ढूंढिए। नहीं तो एक और अच्छा काम कर सकते हैं कि इस दौरान आप अपने ब्लॉक में हैं तो ब्लॉक में जाइएगा, अपने अधिकारी से मिलिएगा, जिला में जाके एक बार जरूर मिल के अपने अधिकारियों से बात कीजिएगा, सर मेरा इस बार इंटरव्यू है, कुछ गाइडेंस 5 मिनट का दे दीजिए। जो समझदार होंगे वो बिल्कुल आपको क्या करेंगे, आपको गाइड करेंगे और अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। तो आप एक बार जाके प्रयास जरूर कीजिएगा इस चीज़ को, ये नहीं कि अफसर है तो कुछ गलत कुछ ऐसा डांट देगा। एक बार प्रयास तो कीजिएगा ना, हाँ कहेंगे तो ठीक है, नहीं कहेंगे तो भी ठीक है, तब हम सारी चीज़ें हम लोग अलग तरीके से देख लेंगे। पर प्रयास एक बार जरूर कीजिएगा, अपने ब्लॉक पर, अपने ज़िले में जाकर एक बार अपने अधिकारियों से 2 मिनट बात करने का प्रयास कीजिएगा और उनसे समझ कीजिए, सर एक्सपीरियंस क्या हुआ है, कार्य के दौरान आप लोग क्या सीखे, 2 से 4 मिनट हमें समझा दीजिए सर। और जाइएगा ऐसा टाइम जहाँ पर वो फ्री रहे, ऐसा नहीं कि चल जाइएगा पहले ही आवर में, तो क्या होगा, पहले ही काम का प्रेशर आता है, कोई मंत्री संतरी आया होगा तो मीटिंग में पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं। तो उनसे एक बार टाइम ले लेना है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर को क्या कीजिए, लगातार देखिए और अपनी आदत को में शामिल करें। आज के बाद से न्यूज़पेपर को खाली टाइम, आज जो समय उपयोग करना, आज के बाद से न्यूज़पेपर को जरूर देखिए, उसके क्रक्स को निकालिए, उसके बारे में अपनी विचारधारा बनाइए, उसके बारे में सोच समझ को विकसित कीजिए, आप ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है, डेली कुछ टॉपिक पर बोलने की कला विकसित करें। कुछ टॉपिक, 1-2 टॉपिक को क्या कीजिए, डिसाइड कीजिए कि हम 1-2 टॉपिक पर डेली आदत में शामिल कीजिए, हम 2 टॉपिक पर डेली कुछ बोलेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल का कीजिएगा और उस पर बोलना शुरू कीजिएगा, हाथ कैसे हिल रहा है आपका, मुंह कान कैसे एक्टिव हो रहा है, इस तरीके से आप रिकॉर्ड करके देखिएगा। और देखिए, सबसे सेल्फ तरीका यही है अपने आप को इम्प्रूव करने का। हो सकती है आप अपनी गलतियों को, अपनी चीज़ों को बताने से दूसरे के सामने असहज महसूस करते होंगे, पर जब आप स्वयं से देखिएगा, लगातार ये करने लगिएगा ना, तो स्वयं ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसका परिणाम आपको कुछ ही दिनों में, 1 से 2 सप्ताह में, आपको 1 से 2 वीक में ये दिखने लगेगा। तो आपको इस पर काम करना है। इस खाली समय में जो आपको अभी समय है, जब तक
आपको रिजल्ट नहीं आया तब तक की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब काम करके ख़त्म कीजिए, रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको उसके अनुसार काम करना है। नेक्स्ट है, किसी प्रश्न के उत्तर को अपने पक्ष में कैसे करना है, इस संबंध में काम करना है। थोड़ा सा एरर हो गया इस स्लाइड में, कोई बात नहीं। तो किसी प्रश्न को, कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आपके फेवर में नहीं होगा, पर उस प्रश्न को कैसे अपने फेवर में करना, एक पक्ष। दूसरा पक्ष यह देखना है कि कोई प्रश्न किया जा रहा है सामने वाले से, उसको अपने सेफ जोन में कैसे लाना, अपने दायरे, अपने दलान में कैसे उसको लाना है, अपने तरीके से उत्तर देने के लिए उसको कैसे अगला प्रश्न उससे क्रिएट करवाना है, इस कला को डेवलप कीजिए। यह बहुत ही काम देगा आपको, बहुत इसको इसके ऊपर जब आप काम करना शुरू कीजिएगा ना, तो क्या होगा कि यह आपको ना मोटिवेट करेगा कि कोई भी प्रश्न दो, हम तुम अपने लेवल में ले आएंगे, अपने दायरे में उसको ले आएंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछ देगा किसी प्रकार का कि परिसीमन क्या है और भारत में परिसीमन क्यों बार बार नहीं हो रहा, इस प्रकार के प्रश्न। या एक देश एक चुनाव, इतना व्यवहारिक है फिर भी राज्य इसको अपनाने में इतनी समस्याएं क्यों हो रही राज्यों को, केंद्र इसको इतना लेट से क्यों लाया है, समझ रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न अगर आ जाते हैं तो क्या करना, उसको अपने दायरे में लेकर आइए, उसके सारे एंगल को, जो सेफ जोन आपका होगा ना, उस प्रश्नों को उस लेवल में लेकर जाइए। तो क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से उत्तर दे पाइएगा और व्यवहारिक संदर्भ में सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाएगी। तो खाली समय में आपको यही करना है, इन 5 वर्क करिए आप, 5 वर्क को जो बताया गया, सुझाव दिया गया, और ये व्यवहारिक सुझाव है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। इस पर लगातार काम कीजिएगा, इसका आउटपुट आपको अगले वीक से ही दिखने लगेगा। ऐसा नहीं, कोई एक बच्ची थी, नेहा नाम की कोई बच्ची थी, उन्होंने बोला कि सर मैं 5 दिन से स्टार्ट किया पेपर पढ़ना। अगर कमेंट वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। 5 दिन से पेपर देखना शुरू किया और उनका बात करने के बाद ही समझ में आ गया कि हाँ वो काम कर रही है। तो ध्यान क्या रखना है ना कि आपको काम जब तक नहीं कीजिए, जो सुझाव दिया गया काम नहीं कीजिए, दूसरा कोई व्यक्ति आपको पास नहीं करा सकता है। हम लोग आके बात कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, पर उसका सफल होने के लिए आप कितना आप में जिज्ञासा है या कितना आप दक्ष रखते हैं अपने में कि हमको सफल होने के तरीके हमको पता करना है, उसके लिए आप जब तक काम नहीं कीजिए तब तक सॉर्ट आउट होगा ही नहीं समस्या। तो इस चीज़ को क्या करना है, थोड़ा सा अभ्यास करना, और अभ्यास ऐसा कीजिए कि इसी बार कहानी ख़त्म कीजिए, अगला बार का टेंशन मत लीजिए। और समय बहुत है, अब मान लीजिए 45 मिनट बहुत समय होता है, जो जिनको लग रहा है मेरा सिलेक्शन हो रहा है 45 डे बहुत इनफ है। हम तो 15 डे का बात करते हैं। 15 डे में अगर इस तरीके से काम कर लिया जाए तो आप कम से कम जो अभी हैं ना जिस स्थिति में, उससे मोर टाइम आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। पर उस तरीके से आप काम, उस तरीके से, उस एक्टिवनेस से काम कीजिए, उस दक्षता से काम कीजिएगा, या उस एक्यूरेसी से काम कीजिए जिस एक्यूरेसी से डिमांड होता है। अगर आप कर पाते तो और भी अच्छा है, नहीं तो समस्या वहीं रह जाएगी कि आप चाहते तो हैं सिलेक्शन लेना, पर वो दिख नहीं रहा आप में, वो जुनून, वो तरीके नहीं दिख रहे हैं आप में जो आपसे अपेक्षा कर रहा है बीपीएससी। मैं सीधा सा एक अर्थ बताया कि आपको अंतर 146 नंबर का भी है और अंतर आपको 82 नंबर का भी है, अंतर 89 नंबर का भी है, 98 नंबर का भी है। तो आप जिस कैटेगरी में हैं आपको क्षमता उतनी ही दिखानी पड़ेगी। अगर इस क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाइएगा और आप पे प्लस एड ऑन मेंस का नहीं होगा तो क्या होगा कि समस्या तो आएगी है ना, आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा। तो आपको पहले से एहसास करना होगा हम किस सीमा पर, स्वयं आकलन कीजिए कि मेंस में मेरा नंबर कितना आ रहा है और औसत नंबर के साथ जोड़िएगा, प्लस जितना होगा उसके अनुसार काम करना शुरू करिए। अगर आपका नंबर 100 के आसपास है कि आपको 100 नंबर लाना है, ठीक है ना, 100 नंबर, तो आपको 100 नंबर के लिए उस क्षमता आपके अंदर दिखनी चाहिए, लगन दिखनी चाहिए कि हाँ काम करने को तैयार है। तो बीपीएससी में आपको आराम से वो नंबर मिल जाएगा। अगर 90 नंबर का आपको ज़रूरत है तो 90 नंबर तक आपको क्षमता दिखाने की ज़रूरत होगी। अगर 40-85 नंबर की आवश्यकता, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप इंटरव्यू बोर्ड को इग्नोर करके चले जाइएगा। आप प्लस होने की कोशिश कीजिए कि आप रैंकर बन जाए, और रैंकर बनिएगा तो स्वाद जो उसका है ना और कुछ नहीं है। देखिए लिस्ट में तो 2035 बच्चों का रिजल्ट होगा, पर हमेशा चर्चा टॉप का होगा। तो आप टॉप बनने की कोशिश कीजिए ना, टॉप बनिएगा, रैंकर बनिएगा, तो आप थोड़ा सा अपने आप को संतुष्ट पाइएगा। नहीं तो नीचे के रैंक में जाइएगा तो क्या होगा, फिर से अगले साल के मोह माया में बीपीएससी में फंस जाइएगा। तो आपको प्रयास करना है। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अभी मैं नंबर मेरे पास ही है, पर आप इस पर परिचर्चा कर सकते हैं। अगर कोई इशू हो
नहीं बोल पाते हैं तो हमारे मेल पर आप क्या कर सकते हैं, bodhyukticlasses.com पर आप मेल कर सकते हैं, और वेबसाइट विजिट कीजिए www.bodhyukticlasses.in। बहुत सी चीज़ें दी जा रही है। अगर इंस्टा पर हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल है और ट्विटर हैंडल है, आप वहाँ पर हमें जरूर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आसान होगी। मेरी आज तबीयत ख़राब है इसलिए ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहा मैं, थोड़ा फिर हम मिलते हैं, फिर बाद में चीज़ों को अच्छे तरीके से आपके सामने रखा जाएगा। फिलहाल आपको इतनी काम करनी है, इस पर जितनी भी बातें की गई है ना, उस पर शॉर्ट लिस्ट बनाते बनाते उसको क्या कीजिए, बेबी स्टेप थ्योरी के माध्यम से उसको क्या कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए, और देखिए काम करिएगा, सफलता निश्चित मिलेगा। इस माइंड सेट से चलिए, काम कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।